बसंतपुर प्रखंड कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद का हुआ आयोजन। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार बसंतपुर पहुंची रंजीत रंजन ने कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। आपको बता दें, नगर पंचायत बीरपुर के मेन रोड स्थित लालू होटल के सभागार में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सह पूर्व सुपौल सांसद रंजीत रंजन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। जहां राज्यसभा की सांसद बनने के बाद पहली बार बीरपुर आई रंजीत रंजन को स्थानीय कार्यकर्ताओं ने फूल माला व गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। हालांकि इससे पहले उन्होंने बीरपुर कोसी अतिथिशाला में पत्रकारों के साथ बातचीत की और कई प्रकार की बातों को भी रखा। स्थानीय जन समस्याओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली और पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात कही। और उन्होंने कहा कि अररिया की घटना बहुत ही दुखद है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पत्रकार विमल कुमार यादव के हत्यारों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। वहीं संवाद कार्यक्रम में अपने संबोधन में रंजीत रंजन ने कहा कि भले ही मैं सांसद कहीं और की रहूं, सुपौल मेरे लिए हमेशा हमारे हृदय स्थली बना रहेगा। वहीं इसके साथ साथ इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और इंडिया गठबंधन को और मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से बात कही। और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी हमारे अररिया जिले के एक पत्रकार जो दैनिक जागरण के पत्रकार थे और जेल से उनको फ़ोन जाता है रात में, सुपौल जेल से, और सवेरे मर्डरर जाता है, उनको बाहर बुलाता है और गोली मार देता है। पत्रकार की ज़िंदगी कितनी छोटी रह गई है। देखिए, एक तो मैं कहूँगी ये बहुत दुखद है और किसी भी प्रदेश में ये घटना नहीं होनी चाहिए। जो हुआ वो बहुत दुखद है। कानून अपनी प्रक्रिया कर रहा है, अनफॉर्चुनेट है। हम लोग चाहते हैं कि और तेज़ी में इसका समाधान निकलता और निकलेगा। लगातार हम लोग सरकार के संपर्क में है और जो भी दोषी है, जो जानकारी मिल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो व्यक्ति जेल के अंदर से और फ़ोन करने की और धमकी की बात आई है, बिल्कुल उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना बिहार सरकार का कर्तव्य है, जो वो करेगी। मैडम, ऐसा है कि जो आपका कार्य क्षेत्र रहा है, एक बात इसके साथ मैं और जोड़ूंगी कि आगे के लिए, क्योंकि वो पत्रकार थे, पत्रकार की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून बनना चाहिए। मैं स्टेट से, अपनी सरकार से भी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो मीडिया के साथ ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। अभी रिसेंटली हुआ था कि एक सवाल हमारे स्मृति ईरानी जी से पूछा गया था, तो स्मृति ईरानी थी कि जिनका दिल्ली वाली मंत्री जो है लेखी, हाँ, जिस तरह से उनके साथ बिहेव हुआ, उनका हाथ टूट सकता था पत्रकार के साथ। नहीं, ब्रिजमोहन जो पहलवान बैठे हुए थे, तो उनका सवाल था। तो हम लोग चाहते हैं कि मीडिया की सुरक्षा और फ्रीडम ऑफ क्वेश्चन, कि मीडिया किसी से भी पक्ष या विपक्ष से खुलकर प्रश्न कर सके, उसके लिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। मैडम, आपका जो कार्यक्षेत्र रहा है, वहाँ सेंट्रल स्कूल की स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी गई थी 4 साल पहले। गया में जहाँ स्कूल आज रन कर रहा है पिछले 3.5 वर्षों से, बीरपुर में ओपन नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे पहले तो आपको बोलना चाहिए था ये कि सेंट्रल स्कूल लेकर कौन आया था। 14 से 19 के पीरियड में मैं यहाँ से सांसद थी और हम लोगों ने पूरा प्रयास करके सेंट्रल स्कूल लेकर आए। और अभी जो मामला फंसा हुआ है बीएसएफ की ज़मीन पे, तो निश्चित तौर से आपने मेरी जानकारी में अभी दिया है। चूँकि मैं यहाँ की सांसद अब नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से सांसद हूँ, लेकिन सांसद के रूप में इस बात को सदन में पुरजोर के तरीके से, इवन सदन से पहले भी एचआरडी मिनिस्टर से मिलकर, और ये एसएसबी का ज़मीन है और उसमें रजिस्ट्री करने में मेरे ख्याल 30-33 लाख की पेमेंट वाला इशू है। तो अब हम, अगर आप हमको पूरा डिटेल मामला देंगे, ये पेमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री को करनी है या एसएसबी के तहत होम मिनिस्ट्री को करनी है या स्टेट को करनी है, जिनका भी मामला बनता होगा
तो आपको हम इतना आश्वस्त करते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल आश्वासन नहीं है। निश्चित तौर से इसकी पेमेंट करवा के जल्द से जल्द सेंट्रल स्कूल यहाँ पे शुरू हो, जो पूरा सुपौल का सपना था उसको करने का प्रयास करें। मैडम, भारत नेपाल की जो सीमा है, वहाँ दोनों देश के बीच जो संबंध है सीमा पर, वो काफ़ी तलखी लेते चला जा रहा है। हमारे अधिकारियों को, एसपी रैंक के अफसर को नेपाल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। देखिए, अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी पूरा पिछला पार्लियामेंट सेशन मणिपुर के नाम पर धुल गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया और बहुत सारी बातें जो निकल कर आई। इवन होम मिनिस्टर ने भी जो जवाब दिया, तो जवाब उनको इमीडिएट सेशन शुरू होने के बाद देना था, पूरे सेशन ख़त्म होने के बाद 2 दिन पहले दिया गया। लेकिन उसमें जो बातें सामने आ रही हैं और जो हमारे माननीय लीडर राहुल गांधी जी ने कंटिन्यू कई साल से कह रहे हैं कि चाइना के साथ जो हमारे संबंध हैं और जिस तरह से वो धीरे धीरे लद्दाख का भी मामला उठा कि कई गांव कई किलोमीटर तक उन्होंने हमारे एरिया में कब्जा किया है, वही रिश्ता जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि एक तरफ जो हमारे पड़ोसी राज्य है, म्यांमार है, नेपाल है, उधर पाकिस्तान है, श्रीलंका है, तो नेपाल के साथ हमेशा हमारा दोस्ताना संबंध रहा है। हम लोगों ने उनकी हमेशा से मदद की है और कभी भी बॉर्डर की तरह नहीं रहा है। हम लोग आना जाना हमेशा करते रहे हैं। जो आज की स्थिति में तनाव है, उसका एक कारण तो सेंट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्टर अमित शाह को भी बताना चाहिए। कहीं ना कहीं इंडिया से रिश्ता खराब करने और चाइना नेपाल को अपनी तरफ खींचने का, मोहित करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है और हमने उनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया है। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों को भी आपने जानकारी दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आईबी है वो अवेयर होगी। जिस तरह से मणिपुर जल रहा था और 3 महीने तक ये सोए हुए थे, आखिर आज की तारीख में हमारा डैम है, जो बैराज है और कुसा का बांध टूटा था 2008 में, वो भी लापरवाही हुई थी क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे नेपाल और इंडिया में, और ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ इशू था, परमिशन का चक्कर था। तो मैं फिर ये बात को बहुत गंभीर है कि आज हमारा प्रशासन अगर बैराज में जाता है और वो नेपाल बॉर्डर पे जाता है और उसको इंटर करने में जो कई सालों से जाते रहे, कभी इस तरह की पूछताछ नहीं हुई जिस तरह आज प्रशासनिक लोगों से हो रही है। तो यह विषय की गंभीरता को दर्शाता है। आप लोगों ने भी मेरी नॉलेज में दिया है, तो इसको हम लोग चिट्ठी के माध्यम से होम मिनिस्टर को लिखकर इसका जवाब मांगेंगे। नीतीश जी अपनी सरकार को सुशासन की सरकार कहते हैं और ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, जिला हो, किसी भी व्यक्ति का कोई काम बिना रिश्वत दिए नहीं होता है। तो इस सरकार को आप क्या नाम देंगे? देखिए, ये आप कह सकते हैं हम लोगों की सरकार है और कुछ टाइम से ही नीतीश बाबू के आने से हम लोग सारे महागठबंधन की सरकार यहाँ पर है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि भ्रष्टाचार हो रहा है, होता रहा है और उस पर अंकुश लगना चाहिए। लेकिन एक ही प्रदेश की बात है, ऐसा नहीं है। आज मीडिया बढ़ चढ़ कर दिखा रहा है चूँकि भाजपा उनके साथ नहीं, लेकिन जहाँ तक करप्शन का सवाल है, जहाँ भी हम लोग को इस चीज़ की भनक मिलती है, मालूम चलता है, तो निश्चित तौर से भरपूर प्रयास रहता है और रहेगा कि जिस भी ब्लॉक में भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाया जाए। जिस भी प्रशासन में या थाना में इस तरह का अगर नेग्लिजेंसी हो रही है तो उस पर हम लोग अंकुश लगाए। ये कहने में मुझे बिल्कुल कोताही नहीं है कि मैं ये कहूँ कि बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अगर आप हमारी नॉलेज में देंगे तो उस पर अंकुश लगाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। हम लोग भाजपा की तरह आँख मूंदने वाले लोग नहीं हैं। ओके, थैंक यू। 2024 में भाजपा कह रही है 400 पार करेंगे, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? कर्नाटक में भी कहा था उन्होंने कि हम फुल मेजॉरिटी में सरकार बना रहे हैं। हिमाचल में भी कहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं।
और अभी सरकार बनाई है धोखे से तो महाराष्ट्र में बनाई है। ये पीठ के पीछे छुरा भोग कर सरकार चाहते हैं। वही काम इन्होंने बिहार में भी किया था। जहाँ तक 2024 का सवाल है, उससे पहले उनसे पूछिए 5 प्रदेशों के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, राजस्थान है, मेघालय है। हम दावा करते हैं कि कम से कम 3 से 4 स्टेट में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। हम लोगों ने कर्नाटक का दावा किया था, ये हिमाचल का दावा किया था और हम लोग वहाँ आए। हमने वहाँ पे 5 गारंटी का कांग्रेस ने दावा किया था कि देंगे, 2000 रुपये घर की महिला को देंगे, उनका बस फ्री करेंगे, अब बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे। हमने दिया, 10 किलो अनाज दिया। तो लोग अब पहचान चुके हैं कि कौन जुमला की पार्टी है जो सिर्फ जुमला देती है। अभी तो 2024 और उससे पहले जो 5 प्रदेशों का चुनाव है और ऊपर से हमारा जो इंडिया का गठबंधन है और जिस तरह से भाजपा बौखलाई हुई है, तो निश्चित तौर से मैं कहूँगी कि वो मणिपुर का फेलियर, लगातार वहाँ पे हिंसा का फेलियर, महंगाई को कम करने का फेलियर, बेरोजगारी को ना कम करने का फेलियर, नौकरी ना देने का फेलियर, जिस तरह हर जगह पर है और एक दूसरे के बीच में नफरत फैलाने का फेलियर, इन सब का जवाब 2024 में जो जनता है और आवाम है वो उनको देने का काम करें। मैडम, एनडीए के सामने इंडिया को खड़ा किया गया है, क्या मकसद है? देखिए, एनडीए और उसमें मेजॉरिटी में भाजपा, तो उसका नाम हम लोगों ने दिया है भारतीय जुमला पार्टी, जो सिर्फ और सिर्फ जुमला देने का काम करती है। इंडिया नाम का कोई और दूसरा मतलब आप निकाल नहीं सकते। इंडिया मतलब हिंदुस्तान है, इंडिया मतलब भारत है और हम लोग का एक ही स्लोगन है कि इस बार इंडिया जीतेगा। क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है, महागठबंधन है, हम 26 पार्टियां एक साथ है, वो अपने आप को सत्ता पाने के लिए नहीं है। इंडिया का गठबंधन इंडिया को बचाने के लिए है, भारत को जोड़ने के लिए है, भारत को जिताने के लिए है, ना कि अपने जो दोस्त यार हैं उनको जिताने के लिए है, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए है और पूरे देश को बेचने के लिए। इंडिया वो है जो 240 रुपये किलो टमाटर हो गया, उसको दोबारा से 20 रुपये किलो लाने के लिए इंडिया को जिताने का जो इंडिया है वो हमारा गठबंधन है। आपको याद होगा, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमारे इंडिया में लोग वो इंडिया देखना चाहते हैं जिसमें हरी मिर्च और धनिया सब्जी वाले बिना पूछे आपके झोले में डाल देते थे और अभी 200 रुपये केजी हरी मिर्च मिलती है। तो हम उस इंडिया को जिताने की बात कर रहे हैं और निश्चित तौर से 2024 में इंडिया जीतेगा।